फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर। और बेटा आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद उसके एप्लीकेशन, उस पर कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे, उस पर हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सदिश रूप को पढ़ेंगे कूलाम के नियम का। लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में जो मैंने आपको जब अपना लेक्चर अपलोड किया था, लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था आवेशों के क्वांटीकरण पर। कहां पर खत्म किया था? आवेशों के क्वांटीकरण पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम शुरू से लेकर के अभी तक एक स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर विद्युत। अब इस स्थिर विद्युत के अंदर ये आवेश स्थिर कैसे होते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है, इसका मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो पहले लेक्चर से पहले आप छोटा सा एक ये वीडियो है उसको आप देखिए, उसके बाद हम आगे के लेक्चर पे चलते हैं। तो बच्चों, मैंने उस दिन आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे थे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज आवेशों का क्वांटीकरण। हिंदी में, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस। लेकिन अब आपको मैं बताऊं ये स्टैटिक चार्ज होता क्या है। चलो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सामने एक जादू करने वाला हूं। अरे एक्चुअली जादू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। इसके पीछे मैजिक होता है, साइंस के पीछे ही मैजिक होता है। मैजिक के पीछे साइंस नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साइंस जानने के बाद ही लोग मैजिक कर पाते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप दिख रहे हैं, सारे जुगाड़ के सामान है। एक स्केल रखा है मैंने, ठीक है, और एक पीसीबी पाइप आती है, पीवीसी पाइप जो घर में लगता है। ये थर्माकोल्स के कुछ टीनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये एक मैंने जुगाड़ से मम्मियाँ जिसमें मसाले भरती हैं वो डब्बा लिया। मैंने एक स्पोक का तार लिया और दो पतले पतले वहां पर प्लेट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉपर का, क्या है वो? प्लेट है, कॉपर का प्लेट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या स्टैटिक चार्ज क्या है, ठीक है। आप देखिएगा, ये जो छड़ दिख रहा है आपको, ये पाइप जो दिख रहा है, इसको मैं पकड़ा हुआ हूं। अभी इसमें बिल्कुल मोशन नहीं हो रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अभी इसमें बिल्कुल मोशन नहीं हो रहा है। अब क्या करूंगा, मैंने इस कपड़े से इसको रब किया। जब मैं इसमें घर्षण करता हूं, फ्रिक्शन करता हूं, यहाँ पढ़े बुक में कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है। देखिएगा, जैसे मैं इसमें टच नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा, इसके जो चार्ज है जिसके कारण इस तार में चार्ज इंड्यूस होगा, और ये दोनों ब्लेड दिख रही पत्तियां, उसमें मोशन होगा। ये इस तरीके से हिलेंगे, मूव करेंगे, लाइक दैट। आप जितना ज्यादा रब करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन से इसमें चार्ज। ध्यान दिया आप लोगों ने? मैं टच बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या करो इसमें, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट क्या बन जा रहा है? निगेटिव। डिपेंड करता है कौन सा चार्ज उसमें इंड्यूस हो रहा है। फिर से आपको करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा रेस्ट होने दो, नहीं तो बोलोगे सर हमको मामू बना दिए। अभी ब्लेड्स बिल्कुल रेस्ट में है, विरामावस्था में, ध्यान दीजिएगा। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं? जूम करके देखिएगा बेटा, मैं कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं, इसके पीछे बिल्कुल साइंस है, ठीक है, कि स्टैटिक चार्ज क्या होते हैं। ये है इंडक्शन, ठीक है। एक बार और, देखो, जैसे मैं इस पाइप को तार के करीब लाता हूं, ये क्या होता है? फैलने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग को बचपन में बोल रहे होंगे, आप लोग क्या करते थे? स्केल को पकड़ करके रब करते थे, ठीक है, बाल पे, हेयर पे रब करते थे, ऐसा घर्षण करते थे। उसके बाद कागज के टीनी पार्टिकल्स उठाते थे। मैं यहाँ पर कागज के प्लेस पर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल थर्माकोल के लिए, और देखो जादू, जादू, वाओ, मजा आ रहा है देखने में? करके देखना घर में आप लोग। फिर से एक बार, ये चिपके हुए इस पर देखो क्या हो रहा है। जब मैं इसको लाता हूं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अगर ये पॉजिटिव तो उसमें इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज, इसमें प्रेरण के कारण ऋणात्मक आवेश, और इसमें धनात्मक आवेश पैदा होने के कारण एक दूसरे को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वंस मोर, ध्यान दे रहे होंगे, देखो कैसे चिपक रहा है, ये मूव कर रहा है ना। और करीब ले जाऊंगा, ये चिपक जाएंगे इसके ऊपर। तो ये हो गया स्टैटिक चार्ज बेटा। मैं इसी चार्ज के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और यही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप इस पाइप के प्लेस पर, आपके पास अगर घर में स्केल होगा तो आप स्केल को, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है। आज का हमारा विषय है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का नियम आखिर आया क्यों? ये कूलाम का जो नियम था आखिर आया क्यों? बात सुनिएगा। आप कक्षा 11वीं में, अगर आपको याद होगा, क्लास 11th में आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। और वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? Fn g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अर्थात न्यूटन ने एक
चमत्कारिक हमको क्या दिया था, रूल बताया था, एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था, ठीक है, जिसने पूरी क्या कर दिया, विज्ञान को हिलाकर रख दिया। वो बोलता है पूरा यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स में अर्थात पूरे ब्रह्मांड में इन दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो समझ आ गया। इसीलिए तो हमारा पूरा सौर मंडल क्या हुआ, आकर्षण के कारण क्या है, सूर्य के आकर्षण बल के कारण क्या हुआ है, अभी तक चिपका हुआ है। अगर आकर्षण बल नहीं होता तो स्पेस में कई दूर तक ये क्या हो जाते, फैल जाते। ठीक है, तो ये आकर्षण बल था। ठीक है, लेकिन इसी को कॉपी किया किसने, थोड़ा सा मैं कहूं कि मेरा शब्द है कॉपी करना। एक क्या था, साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम, जिसके नाम से ही हमने क्या किया, आवेश का क्या किया है, इकाई बनाई। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट जो हम लोग रखे थे कूलम, जिससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कूलम ने इसी चीज को क्या कर दिया, दो बिंदु आवेशों के लिए, दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, कूलम क्या बोलता है, सुनिएगा, अगर दो बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, जिनके बीच की दूरी है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r। ठीक है, तो कूलम ने इस चीज को कॉपी किया, क्योंकि कूलम को यह मालूम था कि आवेशों के बीच में क्या होता है, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। जबकि विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। यहां पर जो बल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आकर्षण। यहां पर जो है प्रतिकर्षण। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी प्रकार विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा चलो ठीक है, ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, इनके बीच का दूरी है r। तब कूलम ने क्या बताया, इस आकर्षण और प्रतिकर्षण को कूलम ने देखा और उसने एक नियम बना दिया, किसको इंटरलेट करके, न्यूटन के नियम को। न्यूटन केवल आकर्षण बताया था, कूलम क्या बता रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, और यहाँ पर जो कूलम का जो नियम है क्या कहता है, सुनिएगा, स्टेटमेंट मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है, परिभाषा है बेटा। दोनों को मिला के लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर से हम क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और क्या लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन K लगाकर आर स्क्वायर। K इज परावैद्युत माध्यम, K को हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक। K को क्या बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक, या इसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम। अब आप बोलोगे सर ये परावैद्युत माध्यम क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। वंस अगेन कि FC इज इक्वल टू K का कुछ मान होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सुनिएगा, इस चिन्ह का, समानुपाती चिन्ह का जो नियतांक है, उस नियतांक का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद, ठीक है, किसने, कूलम ने बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लेना, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था वो चमत्कारिक नियम, किसका, कूलम का। कहां से आया, इंस्पायर्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है, अब दोनों में दो चीजें सिमिलर दिख रही हैं यार। इसने भी क्या किया, आवेशों को गुणा किया, उसने द्रव्यमानों को गुणा किया। इसने दूरी को व्युत्क्रमानुपाती के रूप में क्या किया, स्क्वायर किया, उसने भी दूरी को किया। फर्क इतना है कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण है और ये आवेश के लिए है, इसमें केवल आकर्षण है और ये द्रव्यमान के लिए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि न्यूटन ने और कूलम ने गुणा का इस्तेमाल क्यों किया, आवेशों का गुणा क्यों किया। लेट्स सपोज, आप कभी ये क्यों नहीं सोचे कि वो Q1 + Q2 क्यों नहीं किए, आप कभी ये क्यों नहीं सोचे कि वो Q1 - Q2 क्यों नहीं किए, आप कभी ये क्यों नहीं सोचे कि Q1/Q2 क्यों नहीं किए। चलो सोचते हैं, जरा सोच के देखो। अगर आप Q1 को क्या लेते हो, 5, Q2 को क्या लेते हो, 3, तो पहला जब Q1 + Q2 करता, अगर कौन, दोनों में से कोई भी एक वैज्ञानिक, ठीक है, तो क्या करते, 5 3 8, ठीक है, घटाते तो क्या मिलता, रिजल्ट अपने को 2, ठीक है, डिवाइड करते तो क्या मिलता, कुछ 1 पॉइंट कुछ होता है, निकाल लेना 1 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आता। लेकिन जब उसने क्या किया, Q1 × Q2 किया,
Q1 इंटू Q2 किया, सबसे बेस्ट रिजल्ट था 5 दिया 15। सबसे अधिकतम मान कब मिला? जब उसने आवेशों को गुणा किया, आवेशों का क्या किया? गुणा किया। अर्थात बेटा उनको मैथ्स आता था, सहचर्य नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, जब हम कक्षा छोटे कक्षाओं में रहते हैं जिसको हम स्किप करते हैं मैथ्स पढ़ते समय, ये उन नियमों को जानते थे क्योंकि उनको मालूम था किसी चीज का मल्टीप्लाई क्या करता है? इंक्रीज करता है। किसी चीज का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो उस मैग्नीट्यूड को, उस परिमाण को क्या करता है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। गुणे में चीजें हमारी इंक्रीज होती हैं, ठीक है। ऐड, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जितना नहीं होता उतना अधिकतम मान ये मिलता है, क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों को मालूम था कि उनको अधिकतम बल का मान निकालना है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। इसलिए उन दोनों ने क्या किया? Q1 इंटू Q2 किया। यहां तक का फंडा क्लियर है? थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, आप पॉज करके इसको क्या कीजिएगा? नोट डाउन कीजिएगा। बेटा मैं इसको रेस करता हूं, आगे आइए। अब हम जब आगे चलते हैं, यहां पर एक और टॉपिक मिलता है अपने को कि यार हमने क्या लिया? 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ठीक है, लिया। अब यहां से फिर से आता है, ठीक है, ये परावैद्युत माध्यम के अंदर ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका मान निकालना चाहूं तो आप क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या गुणा करके 4π 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। और जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, ठीक है। घर के लिए होमवर्क, इसकी इकाइयां निकालिए MLT के फॉर्म में, ठीक है। विमीय सूत्र आप इसका निकाल के रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका विमीय सूत्र, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। चलो, तो ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परावैद्युत माध्यम के अंदर है, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। अब ये क्या है आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। कूलाम के नियम के बाद, कूलाम का जो नियम था उसमें हमने देखा कि जो बल था कूलाम का वो व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के वर्ग के, ठीक है, ठीक है। और पहले तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि Q1 इंटू Q2 पे, ठीक है। पहले जब ये बोला, अब इसका मतलब क्या है सुनिएगा। अगर आवेशों के मान को मैं बढ़ाता हूं तो क्या होगा? मेरा बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि आवेश बहुत बड़े हों या अच्छे हों तो उनका जो गुणनफल होगा, जिससे उनका मैग्नीट्यूड, परिमाण बढ़ेगा, तो वैसा ही बल का मान भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आवेशों के मान को मैं क्या करता हूं? छोटा करता हूं बेटा, ये आवेश के गुणनफल का जो मान है, ये प्रोडक्ट अगर कम आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा? कम होगा, क्योंकि दोनों समानुपाती है। अब समानुपाती का मतलब आप क्या समझते हैं? x बराबर होता है y, दैट इज x समानुपाती y। इसका मतलब यही है कि जो आप y की वैल्यू पुट अप करेंगे वही आपको x मिलेगा। x बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, x घटेगा तो ये घटेगा। ये चीजें कई लोगों को नहीं मालूम होती, इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं फिर से कि अब वो बोलता है दूरी का वर्ग। क्या बोलता है वो? दूरी का वर्ग। दूरी में कैसे लेते हैं बेटा? दूरी का वर्ग कूलाम के नियम में FC व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बाई दूरी के वर्ग के, 1 बाई दूरी, d लो r लो, डजंट मैटर, कुछ भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती क्या बताता है? ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज होगा। अब बोले सर ये समझ नहीं आया, ओके फिर से हम समझाते हैं बेटा। चलो लेट सपोज द वैल्यू d, ठीक है, और d समानुपाती है एक परिमेय संख्या x बाई y के, ठीक है। जहां पर आप कंपेयर करो x इसको y इसको। चलो x और y के मैं कुछ मान लेता हूं, x बराबर लेता हूं 2 और x बराबर लेता हूं 1 और y इसको लेता हूं मैं 2, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? चलो तो क्या करता हूं, जब मैं इस अंश में 1 और y के मान को क्या करता हूं, y के मान को 2 अर्थात बड़ा रख रहा हूं। हर अंश छोटा है और y हर क्या है मेरा? बड़ा है। तो जब मैं हर को बढ़ाता हूं तो मेरा d छोटा हो जाएगा बेटा। कैसे? 1/2 क्या होगा? 0.5। मान क्या मिला मेरे को? परिमाण क्या मिल रहा है? छोटा मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं उल्टा कर देता हूं, अर्थात मैं जब दूरी बढ़ाता हूं तो बल कम होगा। उसी प्रकार से अगर मैं x के प्लेस पर क्या रखता हूं? 2 रखता हूं और y के प्लेस पर क्या रखता हूं? 1। अब मैंने अंश को बड़ा किया, अब मैंने क्या किया? अंश को बड़ा किया और हर को क्या कर दिया? छोटा। अब अगर मैं हर को छोटा करूंगा तो क्या हो रहा है? मेरे को क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। हर को छोटा करके डिवाइड किया तो क्या मिला मुझको? 2 मिला, जो कि क्या कर दिया? d के मान को बढ़ा दिया। यही रिलेशन होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को। तो इसको लॉजिकली समझा कीजिए कि इसको बढ़ाएंगे तो इससे कम होगा। अर्थात अगर मैं दूरी के मान को कम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बल अधिकतम प्राप्त होगा। कम दूरियों में आकर्षण और अधिक होगा। आया बात समझ? तो ये थे कूलाम के नियम के कुछ ट्रिक्स जिसको हमको समझना था। अब कूलाम के नियम की सीमाएं भी होती हैं बेटा, वो कुछ दूरी तक काम करता है, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं।
अब कूलाम के नियम के आगे आते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, लिखेगा हेडिंग कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब ये कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? हर चीजों को, हर एक जितनी भी डेरिवेशंस बनते हैं फिजिक्स में, सबका एक वेक्टर फॉर्म होता है, सदिश रूप होता है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है यार? कुछ नहीं है यार, ये देखो यार, ये एक बिंदु आवेश है Q1 और ये एक दूसरा बिंदु आवेश है Q2। मान लो दोनों सजातीय हैं, दोनों क्या हैं? सजातीय, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, इनके बीच की दूरी यार ले लो R, ठीक है। चलो अब क्या होगा, जब दो विपरीत आवेश पास में आते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। चलो यार, ठीक है, जब दो टॉपर क्लास में आते हैं तो उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन नहीं होता, उनके बीच कंपटीशन होता है। क्या होता है? कंपटीशन, ठीक है। और वहीं जब तुम्हारी, ये सही बात है, ऐसा बोलते भले हैं कि यार हम क्या करते हैं कि दोस्त दोस्त हो जाते हैं, टॉपर टॉपर है तो अच्छे से बनेंगे, नहीं बनता है, बोलने की बात है, सामने कुछ और अंदर कुछ और। सी तो वैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो धनात्मक चार्ज हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। तो सुनो, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया आरोपित बल वो हो जाएगा बेटा आपका F(1,2), ठीक है, जो कि इस दिशा में लगेगा। उसी प्रकार Q2 भी क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा ऋणात्मक x की दिशा में, दैट इज क्या बोलिएगा? F(2,1), ठीक है। जहां जहां इस दूरी में, ठीक है, इस दूरी में Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल के कारण जिस दूरी पर ये जाता है उसके लिए उसका इकाई सदिश होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर कैप। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर कैप। और इसका आर कैप होगा 2,1, ठीक है। बल की दिशा में उसका एकक सदिश, बल की दिशा में क्या बोलते हैं इसको? एकक सदिश। कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको नहीं मालूम मेरा लेक्चर वीडियो, हिंदी लेक्चर देख लेना, वेक्टर एनालिसिस का, सदिश विश्लेषण का, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा इसका, इसकी दिशा में इकाई सदिश हो जाएगा 1,2, आर कैप 1,2, ठीक है। ये 1,2 क्या समझाता है? ये 1,2 जो मैं लिख रहा हूं क्या है कि Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, ये 2,1 क्या दिखा रहा है? Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल। ओके सर, समझ आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों की दिशाएं कैसी हैं बेटा? विपरीत हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि R कैप 1,2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R कैप 2,1। अब जब इनके एकक सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं तो न्यूटन के लॉ से, न्यूटन के लॉ से मैं क्या बोल सकता हूं? न्यूटन के लॉ से मैं क्या बोल सकता हूं? वेक्टर ऑफ F ऑफ, बोलिएगा, 2,1 इज इक्वल्स टू, बात सुनिएगा, वेक्टर ऑफ 2,1 इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ 1/2। आया बात समझ? ठीक है। अल्टीमेटली इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वेक्टर 1 मतलब वेक्टर F(1,2) प्लस ऑफ वेक्टर ऑफ 2,1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अर्थात इस पूरे निकाय पर लगने वाला संपूर्ण बल क्या हो गया है? शून्य के बराबर। जहां मैं आपको बता दूं सदिश रूप में F(1,2) को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये हो जाएगा बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R ऑफ स्क्वायर R कैप ऑफ 2,1। उसी प्रकार से F(2,1) आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R ऑफ कैप 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये था सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब हम कूलाम के नियम के सदिश रूप का एप्लीकेशन लगाते हैं। इसको रेस कर रहा हूं मैं, आप पॉज करके इसको उतारिएगा, ठीक है। तो ये था सदिश रूप। अध्यारोपण, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है यार? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। स्टेटमेंट लिखिएगा, यदि बहुत से या कुछ बिंदु आवेशों का समूह है, यदि किसी बहुत से बिंदु आवेशों का समूह है, जिसमें कुछ भी ले लो, ठीक है, ये आपके पास 3 अक्ष हैं x, y और z, ठीक है। मैं यार इसमें 2 आवेश ले रहा हूं, एक लेता हूं Q1, एक लेता हूं Q2 और तीसरा बिंदु ले रहा हूं आवेश, बिंदु आवेश है दैट इज Q0, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक इसका स्थिति सदिश है R1, ठीक है, यहां से यहां तक इसका स्थिति सदिश है R2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक इसका स्थिति सदिश है R0। क्या ले रहा हूं मैं इसको? R0। यहां पर मैंने Q0 लिया है, यहां पर मैंने क्या लिया है? Q0, ठीक है। अब चलो क्या करता है, Q1 इस पर बल लगाता है, दैट इज किस पर लग रहा है? तो बल क्या हो जाएगा बोलिएगा? इसके कारण इस पर लगने वाला बल दैट इज F(10), ठीक है। वैसे ही Q2 इसके ऊपर एक बल लगाता है, किस पर? Q1 पर। तो ये क्या हो जाएगा? F(, बोलिएगा,
2 ऑफ 0, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट कहीं ना कहीं होगा, दैट इज f। ठीक है, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और पता है आपको ये f क्या होगा, ये f ऑफ 20 प्लस f ऑफ 10 होगा, f ऑफ 20 प्लस f ऑफ 10। अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि यदि कहीं बिंदु आवेशों का समूह है तो उसमें से किसी एक बिंदु आवेश पर आरोपित सारे बिंदु आवेशों का बल उनके सदिश बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सदिश बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिएगा कि बहुत से बिंदु आवेशों का समूह है, उसमें से किसी एक बिंदु आवेश पर आरोपित सारे बिंदु आवेशों द्वारा जो बल होता है वो बल उनके सदिश बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात मैंने क्या कहा कि सदिश F अर्थात कुल बल, नेट बल, दैट इज ऑफ f ऑफ 10 प्लस ऑफ f ऑफ 20, 1 का शून्य पर लगने वाला बल या 2 का शून्य पर लगने वाला बल, ये इनका वेक्टर सम होता है। और आप तो पहले भी जान चुके हैं कि इसका बल का मान हम निकालना अभी इससे पहले सदिश रूप में सीखे थे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सब लोग क्या किए हैं, अभी तक से सब मूवी देखते हैं, आप लोग जुड़वा पिक्चर देखे होंगे। हमारे समय की बात करें तो हमारे समय में कौन था, सलमान खान था, और सलमान खान के लिए जुड़वा पिक्चर में 2 सलमान खान थे। ठीक है, वो बिछड़ गए, डाकू आके उठा के ले गए। और अभी आप लोग के में समय क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी वरुण धवन का। ठीक है, तो चलो आप लोग क्या करो, स्थिर विद्युत को एक पिक्चर का नाम मान लो। स्थिर विद्युत, द नेम ऑफ द मूवी। स्थिर विद्युत को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पिक्चर मान लो यार। देखो अभी पूरा हीरो हीरोइन डाल देते हैं, पूरा बॉलीवुड, छालीवुड, तमिलवुड सब लाते हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। स्थिर विद्युत अगर मूवी का नाम है, इसके 2 जुड़वा मुख्य किरदार हैं। ठीक है, क्या क्या किरदार है बेटा, देखो एक को हम बोलते हैं क्यू और एक को हम बोलते हैं क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू का नाम होता है, इस हीरो का नाम है, इस सलमान खान का नाम क्या है, बिंदु आवेश। क्या नाम है, बिंदु आवेश। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एकांक धनावेश। और नहीं तो और क्या बोलेंगे इसको हम लोग, परीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परीक्षण आवेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये है बिंदु आवेश, इसको बोलते हैं एकांक धनावेश, ये परीक्षण आवेश है। सुनिएगा, ये एक्चुअल में होता है, इसका अस्तित्व है बिंदु आवेश का, इसलिए इसका घर कहां पर है, स्थिर विद्युत। परंतु ये कहां पर होता है, इसका घर होता है अनंत में। कहां पर होता है, अनंत में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों बिछड़ चुके थे, इसका मान नियरली अबाउट 1 होता है। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया एकांक। एकांक मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, जो फिक्सियस है, छद्म है, ये इसको हम केवल एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर, मान करके चलते हैं, बट ये एक्चुअल होता है और ये एक्चुअल में नहीं होता है, इसको हम एज्यूम करते हैं। अब क्या होगा, सुन लो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, एक बिंदु आवेश का पूरा एनालाइज करेंगे। एक बिंदु आवेश का हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन करेंगे सर, सुन लो, इस प्रकार एक इंसान की भाषा को इंसान समझता है ना, वैसा ही इस आवेश की भाषा को इसका जुड़वा भाई क्यू नॉट समझेगा। क्यों सर, चलो मैं बताता हूं। अब क्या होगा, चूंकि ये स्थिर विद्युत आवरण स्थिर विद्युत क्राइटेरिया में है, तो ये तो विराम में है। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर मुझको चाहिए तो ये मेरे पास तो नहीं आ सकता, या तो मुझको जाना पड़ेगा, पर मैं तो समझ नहीं सकता क्योंकि मैं क्या हूं, मैं एक इंसान हूं। लेकिन अगर ये आवेश क्यू नॉट, जो उसका भाई जिसको मैं बोल रहा हूं, जिसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, जब हम उसको उठाकर उसके आसपास ले जाते हैं तो उसके बारे में हमको पूरा चीजें, पूरी डेटा हमको क्या होती है, मालूम होने लगती है। तो अब हम यही करने वाले हैं, एक बार मेमोरी में बिठा लो कि स्थिर विद्युत के 2 मुख्य किरदार हैं, एक है बिंदु आवेश और एक है एकांक धन आवेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लीज करता हूं मैं। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र, किस पर आएंगे, विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या है यार, बुक में लिखा है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। चलो ठीक है भाई। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या है, बुक में लिखा है किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम उसका क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बोलना मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही नहीं है। बुक सही, सब सही है, बोलने का मतलब मेरा क्या, मैं थोड़ा सा इसका मेकअप कर देता हूं। किसी आवेश के चारों ओर के प्रभावी क्षेत्र को उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं बेटा, प्रभावी क्षेत्र सुनिएगा, आप स्टेटमेंट लिखिएगा, किसी आवेश के चारों ओर के प्रभावी क्षेत्र को हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। रीजन ये, अगर मैंने कहा कि पूरा दुनिया मेरा क्षेत्र है तो कौन जानता है मुझको, दीपक सर को मुश्किल से रायपुर के लोग जानते हैं, उसके कोई नहीं, रायपुर में भी मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे स्टूडेंट जानते होंगे, सब जानते हैं क्या, नहीं। तो क्या ये बोलना जायज है कि मेरे चारों ओर के, चारों तो पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स आ जाता है। सो लेट्स सी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रभावी क्षेत्र। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रभावी क्षेत्र। मान लो एक बिंदु आवेश है और ये उसका प्रभावी क्षेत्र है। प्रभावी क्षेत्र कहने का मीनिंग सुनिएगा, सर आप बोलिए तो हम सुनते हैं, तो चलो हम बोलते हैं,
ये मैंने लिखा, ये डायग्राम दिखा रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं प्रभावी क्षेत्र। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? प्रभावी क्षेत्र। ध्यान देना बेटा, प्रभावी क्षेत्र मतलब ये आवेश, बिंदु आवेश का प्रभावी क्षेत्र वो है जहां तक कोई दूसरा आवेश जब इंटर करता है, जहां तक कोई दूसरा आवेश क्या करता है? इंटर करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करने का जो अनुभव है इसके पास, वही उसका प्रभावी क्षेत्र है। ठीक है, जहां तक मैं अपने लोगों को अट्रैक्ट करके रखा हूं, जहां तक मेरी एक अच्छी पर्सनालिटी, वो मेरा क्षेत्र है, उसके बाहर मेरे को कोई नहीं जानता। आया बात समझ? तो इसे कहते हैं प्रभावी क्षेत्र, जहां तक किसी और अन्य आवेश का ये क्या कर सकता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण को महसूस कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये है इसका विद्युत क्षेत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अभी बताते हैं। प्रकार, विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। ठीक है, सुनिएगा 2008 या 7 जब सब लास्ट पहली मतलब सबसे लास्ट AIEEE का एग्जाम हुआ था, उससे क्वेश्चन आया था विद्युत क्षेत्र के प्रकार से। तो चलो पहला क्या है सर? पहला होता है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र। पहला क्या होता है? एक समान विद्युत और ये लो क्षेत्र। अभी बहुत मजा आने वाला है, देखिएगा आप इंटरेस्ट से पढ़िएगा। जिसको मेरा ये लेक्चर नहीं आ रहा समझ, इसके पहले का लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। लिखेगा, वो विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा उनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो? समान हो। उसे हम क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। मान लो बेटा ABC, तो क्या बोल सकते हैं? EA = EB = EC। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि समान विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान प्राप्त होगी, कांस्टेंट प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है सर? दूसरा है असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप नोट्स पॉज कर करके इसको डायग्राम उतारेंगे, कोई डायग्राम गलत नहीं, सब सही है। ये मेरे तरीके हैं आपको एक्सप्लेन करने का। सारे टीचर बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, जो पढ़ाता है वो कहीं से पढ़कर मतलब बोलने से पेट के अंदर से सीख कर नहीं आता। हर चीजें बुक में है। अगर आप बुक को अपना दोस्त बना लोगे, उस दिन आप खुद एक बहुत अच्छे लेक्चरर बन जाओगे। ठीक है, हमें जितना आता है हम सिखा रहे हैं। हम कहाँ से सिखा रहे हैं? सारे टीचर्स बुक पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, जो बुक पढ़ना सीख गया ना, तो बुक सबसे अच्छा फ्रेंड है, वो तुमको सब चीज सिखा देगा। तो अब ये मेरा दूसरा डायग्राम है असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। मान लो एक बिंदु आवेश है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको देख के मालूम चल रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर नहीं होती। साथ में क्या होता है? साथ में उनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन आता है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता, अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित हम करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर सबसे करीब क्या दिख रहा है? EC। उसके बाद क्या दिख रहा है? AB, EA एंड देन फाइनली E of B। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? EC का तीव्रता। बिल्कुल उसी प्रकार जब आप होली में होलिका दहन के करीब जाते हो तो क्या होता है? आपको अधिक उष्मा, बहुत गर्मी महसूस होता है। जैसा आप दूर चले जाते हो आपको कम उष्मा, कम हीट महसूस होता है। उसी प्रकार असमान विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु चार्ज जितना करीब होगा तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, जो जितना दूर होगा तीव्रता उतना कम हो जाएगा। सी, तो ये था असमान और समान विद्युत क्षेत्र। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात उसका इंटेंसिटी, इंग्लिश में बोले इंटेंसिटी, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड, उसकी चाल चलन क्या है, कैसे हैं। अब हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं बिंदु आवेश का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसकी तीव्रता निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की। अगर मैं आपको कहूं कि सर मैं आपको कहूं कि बेटा चलो बिरयानी बनाओ, कौन सा बिरयानी सर? चिकन बिरयानी। तो आप सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा उसके लिए? चिकन। आप क्या रखोगे? पहले चिकन, देन बाकी मसाले की बात करोगे। अगर चिकन ही नहीं तो कहां से बनेगा चिकन बिरयानी? अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो आपको पहले क्या चाहिए? विद्युत। विद्युत मतलब क्या होता है बेटा? आवेश। कौन सा आवेश? बिंदु आवेश।
फिर से याद रखिए, जब जब मैं ये वर्ड यूज करूं विद्युत, और विद्युत का मतलब होता है आवेश, ठीक है। तो हम लेते हैं एक बिंदु आवेश, क्योंकि यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस टॉपिक के लिए। सो हमने क्या लिया, एक बिंदु आवेश लिया यार, ठीक है। अब सर चिकन की भाषा को, चिक्स की भाषा को चिक्स समझते हैं, वैसे ये क्या है तुम्हारा, एक बिंदु आवेश है। अब इसकी तीव्रता निकालनी, कैसे निकालूं, मेरे को तो नहीं आता, क्योंकि मैं तो इंसान हूं, मैं तो समझ नहीं पाऊंगा। अब क्या करते हैं, साइंटिस्टों को मालूम था, उन्होंने क्या किया था, एक आवेश का निर्माण, एक आवेश को उन्होंने एज्यूम किया था, जो कहां पर है, अनंत में। एक कौन है, उसका खूनी रिश्तेदार, जुड़वा भाई, खून का रिश्तेदार है बेटा। जैसे ये अनंत में उपस्थित आवेश यहाँ पर आता है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कि जब अनंत में उपस्थित आवेश इस विद्युत बिंदु आवेश के करीब x दूरी पर आता है, कितनी दूरी पर आता है, x ले लो या r ले लो, ठीक है। तो ये आवेश क्या करता है, इस पर एक बल आरोपित करता है। कौन सा बल है वो, कूलाम का बल। देखो अज्यूम करो कि मानो कि ये अनंत में उपस्थित आवेश जब विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर आया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर आया है, किसी दूरी पर अगर आ रहा है, तो इस पर जो लगने वाला बल, जो जिस बल को यह अनुभव करेगा, वही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। सुनिएगा, इसका स्टेटमेंट क्या है, अनंत में उपस्थित एकांक धन आवेश बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस बिंदु का, उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की, किस आवेश का, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनंत में उपस्थित एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं सर, और ये क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इकाई हो गया। तिर्यक गुणा करते हैं बेटा, तो यहां से लगने वाला बल भी आप निकाल सकते हो, क्या होगा, A इंटू क्यू नॉट। आया समझ, ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो अब ये करते हैं, क्या करते हैं, बिंदु आवेश के कारण। अभी तो हम एक जनरल आवेश का तीव्रता निकाले, अब ये हमारे पास है क्या, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नया हेडिंग, ठीक है। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यार, सुनिएगा, किसके कारण निकालना है, बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले क्या लेंगे भाई, बिंदु आवेश। चलो ये बिंदु आवेश है, अब ये बिंदु आवेश से क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात, फिर से आते हैं वही स्टोरी, फिर से मैं रिपीट करूंगा। इसकी भाषा को कौन समझेगा, इसका जुड़वा भाई कौन, एकांक धन आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। अनंत में उपस्थित परीक्षण आवेश को जब मैंने उठा करके यहाँ पर लाया, ठीक है, ये आवेश क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है, बल आरोपित कर रहा है, इसके ऊपर एक बल आरोपित कर रहा है। वो बल कौन सा बल था, कूलाम का बल। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जब एक मोहल्ले का डॉगी दूसरे मोहल्ले में इंटर करता है, तो वो मोहल्ले के डॉगी उसको क्या करते हैं, भौंकना स्टार्ट करते हैं। वैसा ही है यार, देखो पूरा फिजिकल लाइफ है, जंतु जानवर हीरो हीरोइन सब घुसा देंगे। ये अनंत में उपस्थित एकांक धनावेश था, जब वो इंटर किया, जब वो इंटर किया, तो इस आवेश ने उस पर क्या आरोपित कर दिया, बल आरोपित किया, ठीक है, बल आरोपित किया। कौन सा बल होगा सर, वो तो डिपेंड करता है बिंदु आवेश पर यार। ये तो बोलता है मैं हमेशा क्या रहूंगा, एकांक धनावेश हूं। चेंज कौन होगा, ये बिंदु आवेश। कितने प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगा होगा, डजंट मैटर। चलो क्या लगा अब देखते हैं। अब फिजिक्स के सारे कंसेप्ट, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले किससे बनते हैं, लॉजिक से बनते हैं। यहाँ पर पहला लॉजिक तो ये है बेटा कि यहाँ पर कूलाम का बल लग रहा है, क्या लग रहा है, कूलाम का बल 1/4πε0 क्या होगा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना ले लिया हूं मैं, r, कितनी दूरी पर आया है वो, उसके प्रभावी क्षेत्र में r दूरी पर आया होगा तब। अब बात करते हैं, ये तो पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा, इस बिंदु आवेश के खुद का तीव्रता क्या होता है, FC अपॉन क्यू नॉट, समीकरण 2। इसको बेटा पुटअप कर दो यार, आपको तीव्रता इजीली मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। जाने दो क्यू नॉट को, जाने दो तीव्रता, चलो आने दो, क्या आया, 1/4πε0 Q अपॉन, बोलो यार, आर स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, आर स्क्वायर। ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी कारण, ये एक तकिया कलाम है, ये एक मेन फॉर्मूला है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है, आगे के लेक्चर्स में बहुत बार इस्तेमाल होगा ये। तो इसको
E इक्वल टू बिंदु और करण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सॉरी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है, जहां इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसे करके इसका मेकअप कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुराने समय में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये होता है कांस्टेंट के Q अपॉन R स्क्वायर। तो याद रखो कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला इतना इतना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इरेज कर दें हम इसको। ये लास्ट टॉपिक था, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल है, ठीक है, लॉलीपॉप टाइप के, कोई बहुत टफ नहीं है, देखो बहुत इजी लगेगा। बोलता है यार एफ सी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैसे क्वेश्चन आते हैं चलो देखते हैं, छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे, लेकिन मैं अभी कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी फिर जैसे पूरी थ्योरी पार्ट कवर होंगे फिर हम लोग डीपीपी पे जाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, और उसमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो चलो, दो आवेश हैं, क्या क्या है यार, 3 कूलम और एक 2 कूलम, क्या क्या है, एक 3 कूलम और एक 2 कूलम, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, r, वो 3 मीटर, वो दूरी कितनी है 3 मीटर। मान लो दो आवेश हैं, एक है कितना 3 कूलम, एक है 2 कूलम, दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, चलो यार सॉल्यूशन करते हैं। डेटा गिवन Q1 है 3, Q2 है 2, क्या गिवन है Q1 3, Q2 2, और R कितना दिया है यार 3 मीटर। फॉर्मूला क्या है सर, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 3 और 2, दूरी का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणी 3, 3 और 3 3 तिया, सो F कितना आ गया यार 3 दूनी 6 गुणी 10 की घात 9 सर। अरे सर सॉल्व किए भाई, ठीक है, पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा, ये पुट एंड गेट योर आंसर टाइप के क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो और आंसर निकाल लो। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन देता है बेटा बाहर से जब बोर्ड क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही गुलाम प्रवेश करते हैं, और वो है, चलो आपके पास फिर से क्वेश्चन बोलता है, आपके पास दो आवेश हैं, एक 3 कूलम और 2 कूलम, के बीच की दूरी है बेटा क्या 3 मीटर। तो एक तीसरा आवेश कहां पर रखा जाए कि ये निकाय किसमें हो, साम्यावस्था संतुलनावस्था में हो, किसमें हो, संतुलनावस्था में। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, उसको नहीं मालूम, मैं बना नहीं पाया सॉल्यूशन इसका, हम बनाएंगे क्योंकि हमको तो फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तीसरा आवेश क्यू कहां पर रखें, सॉल्यूशन माना कि से स्टार्ट करते हैं, माना कि वो तीसरा आवेश क्यू यहां से लेकर के x दूरी पर हम कहां पर रखते हैं, यहां पर। तो जब ये x है तो 3 में x गया, कितना बचा 3 माइनस x, ये दूरी कितनी हो गई 3 माइनस एक्स। दूसरी बात, क्वेश्चन वाले ने बोला था कि जब तुम Q को रखोगे तो जरूर से कि वो आपस में क्या होंगे, संतुलनावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, अर्थात इन दोनों के बीच लगने वाला बल F1 इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल F2 के बराबर होगा। कौन बोलता है, क्वेश्चन वाला, मैं नहीं बोल रहा। सी, सो F1 इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा आपको F2। अब इनके बीच में कूलाम का नियम लगा दो यार, क्या होगा सर 9 इंटू 10⁹ 3 गुणित Q बटा x की घात 2 x स्क्वायर, दूरी का वर्ग, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। इधर भी 9 इंटू 10⁹ 2 गुणित Q बटे किसका x का वर्ग, जाने दो Q को भी सर सब तो कट, अरे कहाँ कटा, अभी तो बचा है x ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देख मेरे राजा, ठीक है, 3/x स्क्वायर 2 बटा x स्क्वायर, सॉरी ये दूरी अपन क्या लिए थे 3 माइनस एक्स, सॉरी माय मिस्टेक, 3 माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ एक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम भी इंसान हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, चलो आगे सॉल्व करते हैं सर। 3 माइनस ऑफ एक्स ऑफ होल स्क्वायर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा कर रहे होंगे कई लोग, सुन लो, 12वीं में पहुंच गए बच्चे नहीं हो, 10वीं में पढ़ा हुआ क्वेश्चन, 10वीं में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, 8वीं में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का घात 2 धन b का घात 2 ऋण 2 ए बी। बच्चों के जैसे कर रहा हूं यार, आप लोग के कारण, आप तो बच्चे हो। ठीक है, चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करने के पश्चात क्या मिलने वाला है, 3 तिया 9, 9 18 9 तिया, पहाड़ा भी नहीं आता सर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 तिया 9 और 9 तिया
27, ठीक है 27, फिर 3x स्क्वायर, 3 का गुणा इससे कर दो यार, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ऋण 18x, इधर क्या है 2x स्क्वायर। सर ये तो कैसे कैसे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 27 इक्वल टू 0। आया हीरो और हीरोइनों, ध्यान दो 3x स्क्वायर में 2x गया, कितना बचा, x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 27। अरे सर ये तो और पुटा हो गया, ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा कि वर्ग समीकरण है। हाँ ये वर्ग समीकरण है, हमको तो गुणनखंड भी नहीं आता, हमको तो फॉर्मूला भी नहीं मालूम, तो पढ़ लो बेटा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी क्लास 10 का वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें जाकर के सीख लेना गुणनखंड कैसे करते हैं, जिनको नहीं आता न्यूमेरिकल से मत भागो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर और माइनस 18x प्लस 27x, चाहो तो आप इसको गुणनखंड से सॉल्व करना, होमवर्क है आप लोग के लिए। चाहे तो आप इसको क्या करना, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कीजिएगा। x के दो मान मिलेंगे, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, धनात्मक को ले लेना, ऋणात्मक को छोड़ देना, क्योंकि हमको क्या करना है, पॉजिटिव चीजों को गेन करना है, निगेटिव को छोड़ देना है, ठीक है। तो होमवर्क है, कर लेना। आगे का लेक्चर बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो कृपया करके आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को बजा देना, ठीक है। हमारा है दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।